हेलो, क्लियर? चलो, अब मेरा ये समझने की कोशिश करना है आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है? ये बहुत ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है अब जो हम समझने वाले हैं। देखो, युद्ध होता है, हम जान रहे हैं कि अक्टूबर 1764 में, अक्टूबर 1764 में युद्ध होता है। अब हमेशा जब भी युद्ध समाप्त होता है, जब भी युद्ध का समापन होता है, खत्म होता है युद्ध, तो हमेशा एक संधि होती है, एक ट्रीटी होती है। तो जब ये युद्ध खत्म हुआ दोस्तों, तो दो संधियां हुई। कितनी संधियां हुई? दो संधियां हुई। एक जो संधि हुई वो होती है 12 अगस्त 1765 को, जिसे इलाहाबाद की प्रथम संधि कहा जाता है, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। और दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 को, जिसे इलाहाबाद की दूसरी संधि कहा जाता है, सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। ठीक है, सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। तो ये दो संधियां होती हैं, ये दो अलग अलग ट्रीटीज होती हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात सुनो, इंटरेस्टिंग बात सुनो, ध्यान रखना है आप लोगों को इस बात का कि देखिए दोस्तों, जब ये युद्ध लड़ा गया तो इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसमें हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? हेक्टर मुनरो। और बाकी आप जान रहे हैं कि यहाँ पे तीन लोग थे। एक तो मीर कासिम था, मीर कासिम। दूसरा आप जान रहे हैं कि मुगल बादशाह था, शाह आलम द्वितीय। और तीसरा शुजा उद्दौला था, जो कि अवध का नवाब था। लेकिन दोस्तों, जब ब्रिटिश सरकार इस युद्ध को जीत गई, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस वॉर को जीत गई, तो उसने कैप्टन मुनरो को नहीं भेजा संधि करने के लिए, उसने रॉबर्ट क्लाइव को वापस भारत भेजा। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि भारत की परिस्थितियां कैसी है। उसने बहुत लंबा समय भारत में बिताया था, उसने एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड इंडिया में स्पेंड किया था। वो भारत के राजाओं को जानता था, वो भारत की क्षेत्रीय परिस्थितियों को जानता था। तो ये संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें एक पार्टी कौन रहेगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से होगा रॉबर्ट क्लाइव। कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव। और यहां पर भी एक पार्टी कौन होगी? तो एक पार्टी यहां पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनकी तरफ से कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव। इसे वापस बुलाया गया है संधि करने के लिए, ट्रीटी करने के लिए। अब जो पहली संधि होगी उसमें एक तरफ तो रॉबर्ट क्लाइव है और दूसरी तरफ यहां पर दो लोग शामिल हैं। एक बंगाल का नवाब नज्म उद्दौला। अब ये कहानी भी सुनो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो, जब बक्सर का युद्ध चल रहा होता है तो उस समय बंगाल का नवाब कौन है? मीर जाफर। मीर कासिम बंगाल का नवाब नहीं है। कई लोग इस तरीके से पढ़ाते हैं कि, या पढ़ते हैं, माफ कीजिए, कई लोग इस तरह से पढ़ते हैं इसको कि मीर जाफर बंगाल का नवाब था। नहीं साहब, मीर कासिम बंगाल का नवाब था। मीर कासिम को हटा दिया गया था उसकी पोस्ट से और मीर कासिम की जगह मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया गया था। और यहीं से एक एमसीक्यू भी बना है कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? Who was the Nawab of Bengal at the time of Battle of Buxar? At the time of Battle of Buxar, कौन उस समय था बक्सर में? बताइए, पूछा गया। ठीक, तो मीर जाफर था। लेकिन जब संधि करने का समय आया तो मीर जाफर की मौत हो जाती है, ये भाई साहब चले जाते हैं। तो इसकी जगह अगला नवाब किसे बनाया जाता है? नज्म उद्दौला को बनाया जाता है। तो जब युद्ध हो रहा था तब मीर जाफर नवाब था, लेकिन जब संधि हो रही थी तो संधि के समय कौन था दोस्तों? संधि के समय नज्म उद्दौला वाज द नवाब। नज्म उद्दौला वाज द नवाब।
अंडरस्टूड, बात समझ में आई। दूसरा, यही संधि की जाती है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। तो पहली ट्रीटी किस किस के बीच में हो रही है? पहली ट्रीटी में 3 लोग बैठे हुए हैं टेबल पे, ठीक है। पहली ट्रीटी पे 3 लोग, बिल्कुल सही है। पहली ट्रीटी पर 3 लोग बैठे हुए हैं। रॉबर्ट क्लाइव है, उसके साथ में बंगाल का नया नवाब है नज्म उद्दौला, और मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय। और वहीं आप देखें जो इलाहाबाद की दूसरी संधि है, इसमें एक तरफ तो रॉबर्ट क्लाइव ही है, दूसरी तरफ इसमें है अवध का नवाब शुजा उद्दौला। अवध का नवाब शुजा उद्दौला, इसमें एक तरफ अवध का नवाब शुजा उद्दौला है। बात समझ आ रही है? बताइए, क्लियर है? यस और नो? अब इनको जरा समझें कि क्या क्या शर्तें थी पहली और दूसरी संधि की। अब इनको जरा समझने की कोशिश करना। देखो, पहली संधि बहुत मायने रखती है, एक्चुअली दोनों पर पहली काफी मायने रखती है। देखो, पहली संधि के द्वारा जो अंग्रेज हैं, इन्होंने मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ले लिए। दीवानी अधिकार ले लिए, रेवेन्यू राइट्स ले लिए। अब दीवानी अधिकार का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? मतलब कोई बताएगा? संधि इलाहाबाद में हुई थी, क्योंकि, है ना प्रियंका, संधि ट्रीटी इलाहाबाद में हुई थी, इसलिए। कोई बताएगा रेवेन्यू राइट्स का मतलब क्या होता है भैया? दीवानी अधिकार, राजस्व अधिकार। हाँ, लेकिन सीधी और सिंपल भाषा में बताओ कोई। टैक्स लेने का अधिकार, बहुत बढ़िया, ये मनीषा ने बताया। टैक्स लेने का अधिकार, रोलेक्स ने भी सही जवाब दिया, टैक्स लेने का अधिकार, राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। मतलब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अब कर कौन संग्रहित करेगा? तो अब कर को संग्रहित करने का काम कंपनी के द्वारा किया जाएगा। टैक्स को कलेक्ट करने का काम अब कंपनी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये एक चीज है, ये बात आपको याद रखनी है। तो टैक्स कलेक्शन यहां पर कंपनी करेगी। दूसरा, सबसे बड़ी बात, इसके बाद जो मुगल बादशाह है वो एक प्रकार से खत्म ही हो गया दोस्तों, और मुगल बादशाह अंग्रेजों का कठपुतली बन गया, अंग्रेजों का पेंशनर बन गया दोस्तों, पेंशनर। और मुगल एम्परर को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी जाने लगी। तो इस तरह से जो शाह आलम द्वितीय है, जो शाह आलम सेकंड है, वो फर्स्ट मुगल पेंशनर बनता है, ठीक है। पहला मुगल बादशाह या पहला मुगल पेंशनर बादशाह बनता है। अंग्रेजों ने कहा अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बैठो आराम से अपने घर पे, तुम बस रोटियां तोड़ो, ठीक है, अपने हरम में रहो, ये फालतूगिरी करो, बैठो शांति से, अब हम शासन संभालेंगे, तुम्हें परेशान नहीं होना है, तुम्हें बस 26 लाख रुपए की हम पेंशन देंगे ताकि तुम नाम के राजा हो तो राजा बने रहो, बादशाह बने रहो, बाकी पूरी बादशाहत खत्म कर दी गई। मतलब सोच के देखिए, बादशाह की जब स्थापना, इस पद को स्थापित किया था बाबर ने, कितना पावरफुल था और कहां से कहां तक आ गया अब वो। तो ये पेंशनर बादशाह बन गया। आप सोच रहे हैं कितना डिग्रेडेशन हो चुका है, कितना ज्यादा डिग्रेडेशन हो चुका है चीजों का, ठीक है, बहुत बड़ा डिग्रेडेशन हो चुका है, ठीक। इसके अलावा इतने में उनका मन नहीं भरा, उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को शुरू कर दिया। बंगाल में उन्होंने द्वैध शासन डायरकी शुरू कर दी। अब डायरकी क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। बहुत ही बुरी व्यवस्था,
दुनिया में इससे बुरी व्यवस्था कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है, जो बंगाल में शुरू होगी। तो नज्मुद्दौला के साथ तो बस इतनी ही बात हुई कि अब बंगाल में द्वैत शासन होगा, इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई, ठीक है। एक उसने बहुत स्मार्ट मूव भी खोला, वो मैं आपको अगली ट्रीटी में समझाऊंगा। तो ये समझ में आई, ये पहली संधि थी, ये पहली ट्रीटी थी। तो उड़ीसा प्लस उत्तरी सरकार, कई किताबों में लिखा रहता है तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ कि बात तो वही है, लेकिन फिर भी मैंने अलग से भी लिखवा दिया। उड़ीसा और जो उत्तरी सरकार है, नदर्न सरकार है, एक्चुअली जो उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है और उसमें थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का हिस्सा आता है, उस हिस्से को उत्तरी सरकार का तट कहा जाता है, ठीक है, उत्तरी सरकार का तट कहा जाता है, ठीक। चलो, तो ये समझ में आया। तो बहुत कुछ मिल गया भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मुगल बादशाह खत्म, वो आपका पेंशनर है, आप मुगल बादशाह को भी अपनी कठपुतली रख सकते हो। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमींदारी के अधिकार मिल चुके हैं और बंगाल में द्वैध शासन शुरू हो जाएगा, डायरकी शुरू हो जाएगी, डुअल गवर्नेंस शुरू हो जाएगा। ये पहली संधि थी, ये पहली संधि थी, समझ में आया। बट नज्मुद्दौला वॉर में नहीं था, उसके वो मर गया ना, तो किसके साथ करेंगे मनीषा, सीधी सी बात है ना। अब वो मर गया यार, वो क्या नाम था उसका, मीर जाफर, अब वो मर गया तो इसके साथ कर ली संधि, ठीक है। चलो समझो इस बात को, इतिहास है भैया, बहुत कुछ कुछ अलग अलग होता रहता है। आप तो बस इत्मीनान से सुनते जाओ कहानी और दिलो दिमाग में बसाते जाओ। अब जो सेकंड ट्रीटी है, ये किसके बीच में हुई थी, तो आप जान रहे हैं कि 16 अगस्त को ये संधि हुई थी, 16 अगस्त 1765 को ये ट्रीटी होती है। और ये किस किस के बीच में होती है, ये किस किस के बीच में होती है, तो ये एक तरफ अवध का नवाब शुजा-उद-दौला है और एक तरफ जो है वो रॉबर्ट क्लाइव है। अब रॉबर्ट क्लाइव ने अवध को लेकर के अलग नीति अपनाई। रॉबर्ट क्लाइव ने अवध पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया, इसने अवध पर कंट्रोल नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि इस समय जो अवध है, अवध वो एक बफर स्टेट था, वो एक बफर स्टेट था, बफर राज्य था, बफर स्टेट था। किस किस के बीच में ये बफर स्टेट था, तो अगर आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो यहां अवध है, इस तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इस तरफ मराठा थे। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर ये अवध पर अधिकार कर लेंगे, अगर अवध पर ये डायरेक्ट कंट्रोल कर देंगे, तो इनकी सीमाएं सीधे सीधे किससे टकराने लगेंगी, सीधे सीधे इनकी सीमाएं मराठा से टकराने लगेंगी। दो बड़े राज्यों के बीच में, दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा देश बफर स्टेट कहलाता है। जैसे नेपाल और भूटान, ये भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट का काम करते हैं। दो बड़े देशों के बीच में छोटे देश जब आ जाते हैं तो वो बफर राज्य कहलाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अवध पर कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि अगर वो अवध पर कंट्रोल करते तो अल्टीमेटली मराठों से उनका संघर्ष शुरू हो जाता, मराठों से उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता, ठीक है। तो उन्होंने अवध को बनाए रखा। अब उन्होंने संधि क्या की, उन्होंने ट्रीटी क्या की शुजा-उद-दौला के साथ, ये भी जरा समझने की बात है। देखो, शुजा-उद-दौला के साथ उन्होंने सबसे पहली बात तो हमेशा की तरह व्यापार की बात करेंगे, ट्रेड की बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अवध में अब हम टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे, अवध में हम टैक्स फ्री ट्रेड, अवध में कर मुक्त व्यापार करेंगे। अगला काम इन्होंने ये किया कि अवध के दो इलाके इन्होंने ले लिए। कौन कौन सा इलाका ले लिया, एक इन्होंने इलाहाबाद का इलाका ले लिया और इलाहाबाद के पास ही कड़ा वाला इलाका ले लिया। ये दोनों इलाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिए और किसको दे दिए, दे दिए मुगल बादशाह को। अब आप समझना, ये गोल मटोल कर रहे हैं काम पूरा। देखो, मुगल एम्परर तो ऑलरेडी इनके कब्जे में, तो जो कुछ भी मुगल एम्परर का होगा वो अल्टीमेटली अंग्रेजों का हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं। जैसे मान लो कि आप मेरे घर पे आए और आप मुझे 2-2 हज़ार रुपए का नोट दे रहे थे। मैंने कहा अरे मुझे मत दो, ये मेरा बच्चा हुआ है, छोटा सा 1 महीने का है, इसको दे दो 2-2 हज़ार रुपए के नोट। तो भाई साहब, वो 1 महीने का बच्चा क्या 2-2 हज़ार रुपए के नोट लेकर के मार्केट में जाएगा?
अरे जैसे ही आप जाओगे मैं उस बच्चे के हाथ से नोट छुड़ा लूंगा और अपने पैंट में रख लूंगा। जैसे ही आप जाओगे मैं उस बच्चे के हाथ से नोट छुड़ा करके अपने जेब में रख लूंगा। तो इन्होंने भी ऐसे कुछ किया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा, वो कहता है शुजाउद्दौला से कि आप हमें बिहार इलाहाबाद और कड़ा दे दो, ठीक है, इलाहाबाद और कड़ा का इलाका दे दो, और ये इलाके इसने लेकर के मुगल एम्परर को दे दिए, मुगल बादशाह को दे दिए। अब मुगल बादशाह के पास आ गए मतलब इसी के पास आ गए, मुगल बादशाह के पास आना मतलब इसी के पास आना। इतने से इसका मन नहीं भरा। अंग्रेजों ने एक काम किया, इन्होंने कहा कि देखो दो इलाके हैं, एक इलाका है गाजीपुर का और एक इलाका है बनारस का, ये तुम अपने ही पास रखो। अवध से कहा कि तुम अपने ही पास रखो, लेकिन इनकी जो जमींदारी है, इनकी जो जमींदारी है वो तुम बलवंत सिंह को दे दो। किसे देखो, वो तुम बलवंत सिंह को दे दो। तो पूछा गया कि साहब बलवंत सिंह को क्यों देना है ये जमींदारी? बलवंत सिंह को क्यों ये जमींदारी देना है? इसलिए क्योंकि वो अंग्रेजों का करीबी था। तो ऐसा नहीं है कि बनारस और गाजीपुर चला गया अवध के पास से, लेकिन अब वहां से रेवेन्यू कम मिलने लगा, क्योंकि भाई साहब वहां बॉस का बंदा बैठा हुआ है, आप कुछ नहीं बोल सकते। बलवंत सिंह अवध के नवाब के अंडर काम करता था, लेकिन वो बॉस था। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपके अंदर कुछ लोग काम करते हैं, वो आप ही के बॉस बन जाते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर वही कंडीशन है। तो इलाहाबाद और कड़ा भी चला गया। हालांकि बाद में ना पैसे दे करके वो इलाहाबाद वापस ले लेता है अवध का नवाब, पैसे दे करके। और एक और बात कही गई कि अवध की सुरक्षा के लिए कुछ सेना रहेगी, कुछ ब्रिटिश सेना अवध में रहेगी। जो ब्रिटिश आर्मी है वो अवध में रहेगी, एक छोटा सा हिस्सा, ताकि अवध की सेना अवध का रक्षा कर सके। अब आप भी जानते हैं कि वो अवध की रक्षा के लिए तो नहीं थी, वो बस ये चेक करने के लिए थी कि कहीं अवध का नवाब अंग्रेजों के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं बना रहा है। इट वॉज डेफिनेटली नॉट टू प्रोटेक्ट द अवध, इट वॉज for that they can spy the Nawab of Awadh, that whether Nawab of Awadh is trying anything against the Britishers or not। ये वाला मामला था साहब। तो पूरा ना प्रपंच बनाया रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव वाज लाइक अक्षय कुमार की